प्लेटो के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक जिसको हम पढ़ते हैं वो है एरिस्टोटल या अरस्तु। कई मायनों में अरस्तु का योगदान पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी में प्लेटो से कहीं ज़्यादा है। एरिस्टोटल पहला पॉलिटिकल थिंकर ऐसा था, विद्वान था, जिसने साइंटिफिक तरीके से राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया। ये एक रियलिस्ट थिंकर भी था और इसने इसलिए प्लेटो को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसने बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे टॉपिक जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस होते हैं, जैसे स्टेट, सिटीजनशिप और उस टाइम पे स्लेवरी थी, तो कई टॉपिक पे इसने अपने विचार दिए जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके जीवन के बारे में, इसकी रचनाओं के बारे में और किन किन से ये प्रभावित हुआ और विशेषतः प्लेटो से इसके क्या समानताएं या असमानताएं थी, क्योंकि प्लेटो इसका गुरु था और उससे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था और यही प्रभावित भी हुआ था और इसने प्लेटो की बहुत सारी आलोचना भी की थी, क्योंकि इसके अपने स्वतंत्र विचार थे जिसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। प्लेटो तो एथेंस था और एथेंस में जन्म हुआ था, लेकिन एरिस्टोटल मैकेडोनिया में इसका जन्म हुआ था। ये एथेंस में पढ़ने के लिए आया था। तो प्लेटो की एकेडमी उस टाइम पर फेमस थी, वहीं पर ये आया था और वहीं पर इसने अध्ययन किया था। बोर्न एट स्टैगिरा ऑन द एजियन सी इन 384 BC। तो यहाँ पर इसका स्टैगिरा में इसका जन्म हुआ था। उसके पिता जो थे फिजिशियन थे टू द किंग ऑफ मैकडोन। मैकडोन का जो राजा था उसके फिजिशियन थे, उसके डॉक्टर थे। तो इससे दो बातें प्रभावित करती हैं, दो बातें इससे निकल कर आती हैं महत्वपूर्ण। एक तो ये कि उनके राज परिवार के साथ संबंध थे, किंग ऑफ मैकडोन का जब वो फिजिशियन था। दूसरा, क्योंकि उसका पिताजी फिजिशियन था तो इससे अरस्तु के विचारों पर, उसकी सोच पर, उसकी कार्यशैली पर बहुत प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि वो हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखने लगा, जैसे कि साइंटिस्ट देखते हैं। तो उसकी जो अप्रोच, जो साइंटिफिक अप्रोच थी, जो वैज्ञानिक अध्ययन का जो तरीका था, वो उसका प्रभाव उसके पिता से पड़ा था जो कि एक फिजिशियन था। 18 साल की उम्र में एरिस्टोटल जो है एथेंस आ गया। प्लेटो की एकेडमी उसने ज्वाइन करी और जहाँ वो 20 साल तक उसने स्टडी की, जब तक प्लेटो की मृत्यु नहीं हो गई। यानी कि प्लेटो की मृत्यु 347 BC में हो गई थी, तब तक वो वहीं पर रहा था। पहले स्टूडेंट के रूप में रहा और फिर बाद में मेंबर ऑफ फैकल्टी के रूप में, यानी कि वहीं पहले पढ़ता रहा, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन प्लेटो की मृत्यु होने के बाद उसने एकेडमी क्यों छोड़ी? कई कारण रहे होंगे, लेकिन इसमें दो कारण महत्वपूर्ण हैं जो शायद उनका योगदान रहा प्लेटो की एकेडमी को छोड़ने का। एरिस्टोटल को और एथेंस को भी उसने छोड़ दिया था। पहला तो इश्यू ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकार का मुद्दा था कि प्लेटो के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यानी कि उसका एक किस्म जो कहते हैं डायरेक्टर कौन बनेगा, एकेडमी को कौन चलाएगा। तो वो अरस्तु में 3 दावेदार थे। एक तो एरिस्टोटल था, एक स्पेसिपस था और एक जिनोक्रेट्स था। ये दोनों, जिनोक्रेट्स उसका भतीजा था और ये भी उसका रिश्तेदार था, एथेंस के थे ये दोनों। तो उसमें स्पेसिपस का नंबर आया, एरिस्टोटल का नंबर नहीं आया। और उसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद फिर जिनोक्रेट्स को उसका चार्ज मिला एकेडमी का। तो एक तो शायद इस बात से कि वो जो पद चाहता था नहीं मिला, उससे नाराज़ होकर वो चला गया। और एक दूसरा, उस टाइम पर एंटी मैकडोनियन फीलिंग्स थी एथेंस में और
मैकेडोनिया में आपस में संघर्ष था और एथेंस ने उस पर हमला भी कर दिया था मैकेडोनिया पर। तो फीलिंग एंटी मैकेडोनियन थी, यानी कि मैकेडोनिया के लोगों से के खिलाफ विचार बन गए थे एथेंस में। तो उसको ये लगा कि शायद तेरा भी हाल सुकरात की तरह हो सकता है, यानी कि तेरे को हत्या की जा सकती है। तो इस अपनी जान बचाने के लिए प्लेटो ने एथेंस को एरिस्टोटल ने एथेंस को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर छोड़ने के बाद फिर 13 साल तक उसने ऑलमोस्ट 13 ईयर्स विजिटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, उसने दुनिया के अलग अलग देशों को दौरा किया, समझा उनके विचारों को भी समझा, उनके रहन सहन को भी समझा। तो उसने अपना शिक्षा सीखने की प्रक्रिया इस तरह से जारी रखी। इन 342 BC ही वाज कॉल्ड टू मैकेडोनिया टू बिकम द ट्यूटर ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड यंग प्रिंस अलेक्जेंडर। 342 ईस्वी में 342 BC में मैकेडोनिया में इसको बुलाया गया। यंग अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जब 14 साल का था तो उसको शिक्षा देने के लिए अरिस्टोटल को बुलाया गया। अरिस्टोटल ने वहाँ पर उसको शिक्षा दी। तो इस तरह उसके सिकंदर से भी संबंध स्थापित हो गए, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे, बाद में बिगड़ भी गए थे इनके संबंध। और फिर बहुत जल्दी हिटलर और सिकंदर जो हो उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसके संबंध नहीं मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। तो फिर बाद में जो सरकार आई सिकंदर के बाद वो और ज़्यादा विरोधी थी, एरिस्टोटल के उससे संबंध अच्छे नहीं रहे। तो फिर वहाँ से भी इसको जाना पड़ा था। तो वहाँ से आकर फिर इसने बाद में अपना एक स्कूल बनाया, लीसियम के नाम से जाना जाता है। जैसे प्लेटो ने जो अपनी यूनिवर्सिटी बनाई उसको एकेडमी के नाम से जाना जाता है, और एरिस्टोटल ने जो अपना एक शिक्षा देने का एक केंद्र बनाया उसको लीसियम के नाम से जाना जाता है। जब उसको एकेडमी का हेड दूसरी बार भी जब उसको हेड बनने का नंबर नहीं आया तो छोड़ के आ गया। तो उसने अपनी एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया था लीसियम के नाम से। ये एक इनफॉर्मल स्कूल था, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था, कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं था, और कोई इनरोलमेंट नहीं होता था, कोई फीस नहीं ली जाती थी। यानी कि एक किस्म से बिल्कुल फ्रीली डिस्कशन होता था। ये अपनी शिक्षाएं उनको देता रहता था, अपने विचार बताता रहता था, कोई भी आकर उसमें विचार सुन सकता था। किसी तरह की फीस रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी। मैंने बताया था कि इसके रिलेशन जो है अलेक्जेंडर से तनावपूर्ण हो गए थे, स्ट्रेंड हो गए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर व्हेन द एंटी मैकेडोनियन पार्टी केम टू पावर एंड एथेंस डिक्लेयर्ड वार ऑन मैकेडोनिया। और उसके बाद फिर अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद एंटी मैकेडोनियन पार्टी सत्ता में आ गई थी और एथेंस ने मैकेडोनिया के खिलाफ हमला कर दिया था। और फिर ऐसे समय पर अरस्तु वहाँ से भाग गया था और फिर उसी टाइम पर उसकी मृत्यु भी हो गई थी थोड़े दिन बाद ही। अब बात आते हैं क्या क्या काम किए एरिस्टोटल ने। अरस्तु, पहले मैंने बताया था कि जो ग्रीक थिंकर थे, जो यूनानी विचारक थे, वो किसी एक विषय पर नहीं लगते थे। हम उसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसफर थे, वो कई विषयों में पढ़ाए जाते। अरस्तु भी कई विषयों में पढ़ाया जाता है, साइंस के विषयों में भी, आर्ट के विषयों में भी, लिटरेचर में भी, और जो है फिलॉसफी में भी कई विषयों में पढ़ाया जाता है। तो प्लेटो तो था ही कई विषयों में, तो अरस्तु और भी ज़्यादा विषयों का ज्ञान था, जिसको कुछ विषय मैंने लिखे, लेकिन इनके अलावा भी ये नहीं कि इतने ही थे, वो कई विषयों का उसको ज्ञान था। उसने लिखा बहुत ज़्यादा, लगभग 150 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। हालांकि ज़्यादातर किताबें अब गायब हो चुकी है, केवल 20% मुश्किल से मटेरियल जो है उसका लिखा हुआ आज उपलब्ध है, अवेलेबल है। उसने मेटाफिजिक्स के बारे में, साइकोलॉजी, रिटोरिक, पोएट्री, बायोलॉजी, मोरल साइंस, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी, मैकेनिज्म, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, हर विषय पर, इतने ज़्यादा विषयों का उसको ज्ञान था और इन पर उसने हर विषय पर साइंटिफिक तरीके से लिखा था। लेकिन वो इन सभी विषयों को पढ़ाया भी था, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस मानता था।
वो मास्टर साइंस क्यों मानता था? क्योंकि उसका ये कहना था कि जितने भी विषय हैं उन सब का उद्देश्य है आदमी के जीवन को सुखी बनाना, उसके जीवन को बेहतर बनाना, एक गुड लाइफ उपलब्ध करवाना। और जबकि पॉलिटिकल साइंस में उसने, जैसे हम उसके जब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका कहता है तो अपने आप ही ये गोल है कि गुड लाइफ लोगों के, उसने कहा था कि राज्य अस्तित्व ही इसलिए है कि लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। तो ये तो कहा था, ये तो जो उसी लक्ष्य को, उसी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं जो पॉलिटिकल साइंस का उद्देश्य है पहले से, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, ज़्यादा सुखमय बनाना। तो इसने इसलिए ये कहता था कि पॉलिटिक्स जो है, उस टाइम पे पॉलिटिकल साइंस नाम नहीं दिया जाता था, पॉलिटिक्स जो विषय है वो सभी विषयों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मास्टर साइंस है और विषयों में। और विषय उसी लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं जो कि पॉलिटिक्स का एक सब्जेक्ट का एक विषय है। उसने सभी विषयों पर, मैंने बताया कि लगभग 150 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। लेकिन हमारे लिए जो पॉलिटिक्स फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट से संबंधित या पॉलिटिक्स के टॉपिक से संबंधित जो किताबें हैं, उसमें एक ही किताब सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पॉलिटिक्स। इसको कई पार्ट्स में लिखा है, कई बुक्स हैं इसकी, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। और ये जो किताबें हैं, जो एथिक्स पे उसने ये 2 किताबें लिखी, इन 2 किताबों में उसने हैप्पीनेस के बारे में बताया था कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, जिससे आदमी खुश रह सकता है कैसे, उनके बारे में इसने इसमें बताया था। लेकिन हमारी राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण रचना है वो पॉलिटिक्स है, और उसके सारे विचार जो हम पढ़ते हैं, चाहे स्टेट के बारे में, चाहे सिटीजनशिप, चाहे स्लेवरी, वो सभी इसी बुक में लिखे गए हैं पॉलिटिक्स में। कंप्लीट फॉर्म में नहीं है और इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ विचारक कहते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ विचारक कहते हैं बिल्कुल बेकार की। जैसे डॉक्टर टेलर कहता है कि ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है पॉलिटिक्स जो किताब है। सेंट्रल थीम वाज द पोल्स एंड यूनिक इंस्टीट्यूशन। उसका जो सेंट्रल थीम है वो पोल से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, सरकार कैसे बनती है। परहैप्स द कंपाइलेशन ऑफ 5 सेपरेट ट्रीटाइज, शायद ये कोई एक किताब नहीं थी, बल्कि क्योंकि उसमें कुछ आपस में लिंक नहीं मिलता अलग अलग पार्ट्स में, तो ये माना जाता है कि अलग अलग ट्रीटाइज इसने लिखी थी, उनको कंपाइल करके एक बुक का नाम दिया गया, इसको पॉलिटिक्स कहा गया है। अलग अलग बुक है इसकी। बुक 2 है वो आइडियल स्टेट के बारे में डील करती है। बुक 3 जो है और नेचर ऑफ स्टेट एंड सिटीजनशिप को के बारे में बताती है। और बुक 7 और 8 जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियल स्टेट उसी के बारे में बताते। तो अलग अलग बुक जो है वो अलग अलग टॉपिक इसमें हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है उसकी रचना बाद की एरिस्टोटल किस से प्रभावित था। यानी कि आपने देखा कि हर एक विचारक जो होता है एक सोशल एनिमल होता है, समाज में जिस समाज में रहता है, जिनसे शिक्षा प्राप्त करता है, जैसी सामाजिक व्यवस्था होती है, उन सब का या जिन का जो विद्वान उस टाइम पर फेमस होते हैं, उनके विचारों से विचारक हमेशा प्रभावित होता है। तो अरस्तु किस से प्रभावित था? एक तो बायोलॉजिकल आउटलुक ऑफ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ हिज फादर। हमने बताया था उसका पिता एक फिजिशियन था और उसकी वजह से उसका आउटलुक जो है साइंटिफिक होगा। साइंटिफिक अप्रोच उसने अपनी पूरे उसमें अपना एक बायोलॉजिकल अप्रोच उसने अपनाए। जो हम देखेंगे कि राज्य का जो ऑर्गेनिक थ्योरी है कि राज्य को कंपेयर किया गया एक शरीर से, जैसे शरीर के विभिन्न अंग, इस तरह राज्य के विभिन्न अंग है और सबका अपना अपना काम है। और उसी तरह से इसने राज्य को परिभाषित किया है ऑर्गेनिक थ्योरी के द्वारा। और देखेंगे ऑर्गेनिक थ्योरी जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रिवेलिंग एनार्की इन एथेंस ड्यू टू आइडियलिस्ट अप्रोच ऑफ रूलर्स। और उस टाइम पर एनार्की मतलब अराजकता थी, अव्यवस्था थी। किस वजह से? कि आदर्शवादी शासक थे। इसलिए उसकी क्या प्रभाव पड़ा कि उसने जो अपनी अप्रोच अपनाई
और रियलिस्ट अप्रोच, यानी कि वास्तविक इस तरह से अध्ययन करना जो वास्तव में जिसको एप्लीकेबल करना संभव हो। बिलीव इन सुपीरियरिटी ऑफ ग्रीक, प्लेटो भी मानता था, इसने तो खुलकर कहा था। और उस टाइम पर यूनानी विचारक सबका एक गलतफहमी ये थी कि वही लोग सभ्य हैं और बाकी सब असभ्य लोग हैं। शासन करने का, राज करने का अधिकार उन्हीं का है, शिक्षा देने का अधिकार उन्हीं का है। तो प्लेटो भी ये मानता था कि ग्रीक जो हैं, यूनान के लोग हैं, वो सुपीरियर हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, यहाँ ये बात कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने जो परिवार को महत्व नहीं दिया, संपत्ति को महत्व नहीं दिया, और कम्युनिज्म की जो बात प्लेटो ने की थी, और प्लेटो ने जो कम्युनिज्म की बात की थी वो उसका इसने आलोचना की, क्योंकि इसकी खुद की मैरिड लाइफ बहुत खुश थी, हैप्पी थी। तो इसने परिवार के महत्व को समझा और अपनी रचनाओं में परिवार को, फैमिली को एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड उसके डेवलपमेंट के लिए। और इसने प्लेटो ने जो कम्युनिज्म की बात की थी उसकी आलोचना की है कि ये गलत है, ये अव्यवहारिक है। तो ये सब उसने विचार किससे बने, उसकी मैरिड लाइफ से। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हमने बताया था कि उसके पिता भी संबंधित था राज परिवार से, फिजिशियन था, और इसने खुद भी सिकंदर को, अलेक्जेंडर को ट्यूटर रहा। तो इसका अनुभव था राजनीतिक संस्थाओं को व्यवहारिक रूप से समझने का इसके पास। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव उस पर था प्लेटो की फिलॉसफी का, यानी कि प्लेटो का दर्शन, जो हम देखते हैं कि इसका स्पेशल देखें कि क्या प्रभाव प्लेटो का था। प्लेटो से प्रभावित होकर उसने ये बात स्वीकार की कि व्यक्ति समान नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो कुछ शिक्षित और ट्रेंड लोगों द्वारा ही उस पर शासन होना चाहिए, गवर्नमेंट पर अधिकार होना चाहिए। स्टेट इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फैकल्टीज़। उसने कहा था कि आप व्यक्ति को राज्य से अलग नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनिक थ्योरी आई थी वो प्लेटो से प्रभावित थी कि राज्य पहले आया है, व्यक्ति बाद में। हालांकि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो व्यक्ति पहले है, लेकिन इन्होंने इसको कंपेयर शरीर से किया। जैसे शरीर के अंग हैं, उसने माना कि व्यक्ति अंग है और शरीर एक राज्य है। तो बिना शरीर के अंगों का कोई महत्व नहीं है या उनको हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस रूपक के माध्यम से उसने समझाया कि राज्य पहले आया, और ये भी कहा कि राज्य के बिना व्यक्ति असंभव है, कोई महत्व ही नहीं है। जैसे शरीर अगर नहीं है तो उसके अंगों का कोई महत्व नहीं है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो इस तरह की राज्य की जो और व्यक्ति के संबंधों की इस तरह की जो धारणा थी वो उसने प्लेटो से प्रभावित होकर ली थी। मैन इज़ बाय नेचुरल एनिमल, मैन इज़ बाय नेचर, मैन इज़ बाय नेचर बाय नेचर सोशल, यानी कि मनुष्य जो हो स्वभाव से सामाजिक है। और अरिस्टोटल ने यह भी कहा था कि वो सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। राजनीतिक से कहने मतलब वो राज्य का हिस्सा है, राज्य के कामों में, राज्य के कार्यों में उसकी भूमिका होती है। तो सामाजिक प्राणी माना, यानी कि मनुष्य समाज में रहता है, बगैर राज्य के नहीं रह सकता, बगैर समाज के नहीं रह सकता। हालांकि उस टाइम पर राज्य और समाज को इन विचारकों ने अलग अलग करके नहीं देखा, राज्य और समाज को एक ही तरह से, एक ही चीज़ मान के ही चले हैं, प्लेटो भी और एरिस्टोटल भी। कोई कॉन्ट्राडिक्शन उनको नहीं लगता था, न प्लेटो को लगता था न एरिस्टोटल को लगता था। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल, यानी कि शरीर जो अपने लिए करेगा वो अंगों को भी फायदेमंद होगा, अंग जो काम करेंगे वो शरीर के लिए फायदेमंद होगा। हमारे हाथ को ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी टांगों के लिए नुकसानदायक होगा, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसी तरह की उसने कंपेयर करके ये बताने की कोशिश की कि राज्य जो करता है वो व्यक्ति के लिए करता है और व्यक्ति जो करता है वो राज्य के लिए करता है। उनके इंटरेस्ट बिल्कुल एक है, उनमें कोई असमानता नहीं है, कोई विरोध आपस में नहीं है। हालांकि वर्तमान में ये बातें इसको स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि राज्य
का प्रतिनिधित्व जो हो सरकार करती है, और सरकार में व्यक्ति होते जो निजी स्वार्थ के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब ये विचार दिए गए अरिस्टोटल द्वारा या प्लेटो द्वारा, उस टाइम पे उन्होंने राज्य में, समाज में, सरकार में कोई भेद नहीं किया था। ये बाद में जैसे जैसे और ज़्यादा विस्तार होता गया राज्यों का या राज्य के कार्यों का, तब ये बात अलग अलग, अब इनको सेपरेट करके देखते हैं। राज्य अलग है, समाज अलग है, सरकार अलग है, लेकिन उस टाइम पर इनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक ही थी। ए गुड लाइफ इज़ पॉसिबल इन सिटी स्टेट। प्लेटो से प्रभावित होकर अरिस्टोटल का भी ये मानना था कि सिटी स्टेट के बिना गुड लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कहा था कि शरीर के बिना अंगों का कोई महत्व नहीं है, तो उनका ये कहना था कि स्टेट के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है। वो अच्छी ज़िंदगी जी ही नहीं सकता, अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से नहीं जी सकता अगर स्टेट नहीं होगी या राज्य नहीं होगा। उस टाइम पे उनके स्टेट शब्द यूज़ नहीं किया, वो सिटी स्टेट शब्द यूज़ करते थे, जो छोटे नगर राज्य थे। डेमोक्रेसी इज़ नॉट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने डेमोक्रेसी को कभी भी प्लेटो की तरह आइडियल फॉर्म नहीं माना। मजबूरी में स्वीकार तो किया कि चलो ठीक है, कुछ हद तक जब हम देखेंगे, जब ये बताएगा कि पॉलिटी की बात करता है, लेकिन दोनों के लिए मोनार्की जो जनता के वेलफेयर के लिए काम करे, उसको सबसे बेस्ट गवर्नमेंट इन्होंने माना है। और प्लेटो की तरह अरिस्टोटल ने भी माना है कि राज्य के लिए या राज्य के विकास के लिए एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा ये तो प्रभाव था, यानी कि समानताएं थी जो उसने ली, लेकिन इसके अलावा प्लेटो और एरिस्टोटल में कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले प्लेटो जो है आइडियलिस्ट था, आदर्शवादी था। एरिस्टोटल रियलिस्ट था, वास्तविकता का अध्ययन करता था, वास्तविक चीज़ों की बात करता था। प्लेटो बिल्कुल एक क्रांतिकारी मतलब एक बिल्कुल नए विचार उसने दिए जो कि समाज में प्रचलित नहीं थे। जैसे कम्युनिज्म का फिलोसफर किंग था, नए नए इंस्टीट्यूशन दिए। लेकिन इस मामले में एरिस्टोटल कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव मतलब जो चल रहा है उसी में विश्वास रखना, जो इंस्टीट्यूशन थे उन्हीं को उन्होंने मान्यता दी, उन्हीं को रिस्पेक्ट दी, जैसे फैमिली था या प्रॉपर्टी था, सभी बातें। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात की, यानी कि 3 वर्ग प्लेटो ने बांट दिए थे, रूरल वर्ग, सोल्जर वर्ग और कॉमनर वर्ग। इस तरह का स्पेशलाइजेशन में एरिस्टोटल का कोई विश्वास नहीं था, उसने उस बात को रिजेक्ट कर दिया था। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी की बात प्लेटो ने की थी, लेकिन इस बात की बहुत कड़ी आलोचना, सबसे कड़ी आलोचना एरिस्टोटल द्वारा ही की गई है। और उसने कहा था कि फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, और उसने इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की मान्यता दी है और फैमिली को मान्यता दी है। ये तो स्थिति। अब जो पढ़ेंगे हम, अगली वीडियो जो बनाएंगे, उनमें ये जो विचार जो पढ़ेंगे अलग अलग, ये मेन विचार एरिस्टोटल के विचार तो उसने बहुत विषयों में बहुत ज़्यादा दिए हैं, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल थ्योरीज़ को समझने के लिए, पॉलिटिकल आइडियाज़ को, जो कंसेप्ट उनको समझने के लिए, वो ये हैं। एक तो उसने स्टेट के बारे में बताया है, ऑर्गेनिक थ्योरी जो दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसने 158 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके उनका क्लासिफिकेशन किया है। प्लेटो की तरह उसने भी अपनी एक आइडियल स्टेट की बात की कि भी एक बेहतर स्टेट, एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, लेकिन इसने व्यवहारिक बातें कही हैं जो संभव हैं, उसने काल्पनिक बातें कही थी जो यूटोपियन थे। फिर उसने स्लेवरी, दासता को मंजूरी दी है और होनी चाहिए कि दासता होनी चाहिए, और उसने कुछ अपने तर्क दिए हैं, लॉजिक दिए हैं कि दासता क्यों होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। सिटीजनशिप की बात की है कि सिटीजनशिप किसको दी जानी चाहिए और सिटीजनशिप के क्या राइट्स हैं। फिर उसने रिवॉल्यूशन की बात बताई है कि रिवॉल्यूशन क्या है, क्यों होती है और कैसे उसको रोका जा सकता है। और फिर उसने एक अपनी जस्टिस थ्योरी दी है। प्लेटो ने अपनी जस्टिस थ्योरी जिसके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन अरिस्टोटल ने बिल्कुल अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और जिसको हम आज भी पढ़ते हैं करेक्टिव जस्टिस, उनका इसने जिक्र किया है। तो ये सारे टॉपिक हम अगले वीडियोज़ में एक एक करके इनको हम अध्ययन
करेंगे। तो ये था अरस्तु के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस रचनाओं के बारे में सामान्य सी जानकारी। धन्यवाद।